हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने संसार में 4 तरह की जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं उसमें से एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था डिटेल से। आज हम बात करेंगे एक और फोर्स की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हमारे आसपास हैं, और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे आसपास हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे आधारित है, जैसे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन। इसके अलावा बहुत सी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पे आधारित है, जैसे रेनबोज, ऑरोराज, शायद आपने भी नाम सुना होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, वो चार्ज क्यों होती हैं। फिर हम देखेंगे जो चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिर जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को हम किस नियम से लिखेंगे। देन वी विल इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करना सीखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने से पहले जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट हुए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लास रोड ली गई। जो ग्लास रोड है उसकी रबिंग की गई थी सिल्क क्लॉथ के साथ। दिस इज ग्लास रोड। रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो इसके पास एक और दूसरी ग्लास रोड लेके आई गई, उसकी रबिंग भी सिल्क क्लॉथ के साथ की गई थी। बहुत बार ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया तो क्या ऑब्जर्व किया गया, इन्होंने एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाया। दूसरे केस में क्या किया गया, एक एबोनाइट रोड ली गई, और जो एबोनाइट रोड है उसकी रबिंग की गई कैट्स फर के साथ। दिस इज एबोनाइट रोड rubbed with cat's fur। उसके पास एक और दूसरी एबोनाइट रोड रखी गई, उसकी रबिंग भी कैट्स फर के साथ की गई। तो जब इन दोनों को पास रखा गया तो क्या ऑब्जर्व किया गया, इन दोनों ने भी एक दूसरे को रिपेल किया। तो यदि हम देखें, मान लिया ये फोर्स F लगी थी और ये मान लेते हैं F' लगी थी, तो दोनों ही केस में रिपल्शन शो होगा।
रिपल्सन। उसके बाद क्या किया, जो ग्लास रोड थी जिसकी रबिंग की गई थी सिल्क क्लॉथ के साथ, दिस इज ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, इसके पास रखी गई एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड जिसकी रबिंग की गई थी कैट्स फर के साथ। सो दिस इज एबोनाइट रोड रब्ड विद कैट्स फर, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया तो इस बार क्या ऑब्जर्व किया, जो फोर्स इन्होंने एक दूसरे पर एग्जर्ट की वो अट्रैक्टिव फोर्स थी। इस बार इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्शन। देखिए यहां पे ग्लास रोड ने ग्लास रोड को रिपेल किया, एबोनाइट रोड ने एबोनाइट रोड को रिपेल किया, और ग्लास रोड ने एबोनाइट रोड को अट्रैक्ट किया। रबिंग की गई तो ग्लास रोड पे भी चार्ज था, रबिंग की एबोनाइट रोड की कैट्स फर के साथ तो एबोनाइट रोड पे भी चार्ज था। ये हमने देखा रिपल्सन था, यहाँ भी रिपल्सन था। यदि यहाँ भी रिपल्सन आ जाता तो हम क्या कहते हैं, जिस टाइप का चार्ज ग्लास रोड पे आया उसी टाइप का चार्ज किस पे आया था, आया होता एबोनाइट रोड पे। बट क्योंकि अट्रैक्शन शो हुआ तो इट मीन्स जो ग्लास रोड है उस पे चार्ज अलग टाइप का था, एबोनाइट रोड पे चार्ज अलग टाइप का था। बाई कन्वेंशनली जो ग्लास रोड है उस पे जो चार्ज आया उसको कहा गया पॉजिटिव, और जो एबोनाइट रोड है उस पे जो चार्ज आया उसको कहा गया नेगेटिव। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था और एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज था। सो इट मीन्स positive charge repel each other, negative charge repel each other, positive and negative charge attract each other। तो यहाँ से साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चला कि संसार में जो चार्ज है वो दो तरह का है। वन चार्ज वाज कॉल्ड पॉजिटिव and another charge was called negative charge। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो नाम है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर चार्ज को डिफाइन करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए जो चार्ज है वो मैंने इतने पार्ट पे दिखाया है, तो इतना जो पार्ट है उसकी रबिंग की गई थी, तो जो चार्ज है वो केवल इतने पार्ट पे। बेसिकली जो इंसुलेटर है उन पे जो चार्ज है वो जहां है वहीं पे रहता है। मीन जिस पार्ट की रबिंग हुई चार्ज उसी पार्ट पे रहता है, और जो कंडक्टर है उस पे यदि आप चार्ज एक पार्ट पे दोगे तो जो चार्ज है वो पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या इस चीज के बारे में हम जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है इस पे चार्ज होता है, इनफैक्ट ये कहें स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन,
और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस ई से, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस ई से। तो संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से बने हैं, और जो एटम है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ई, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई। सपोज बात करूं सिंपल एटम की, स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस ई, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसपे चार्ज है माइनस ई। जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन है एटम के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एज ए होल एटम इज न्यूट्रल। तो जो एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो मटेरियल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वो भी जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल है मीन उस पे जो एक्सेस चार्ज है वो जीरो है। ऐसा नहीं है कि उस पे चार्ज जीरो है, चार्ज पार्टिकल तो है उस पे, चार्ज पार्टिकल तो ऑब्जेक्ट में है, बट जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जनरली जो मटेरियल है वर्ल्ड में वो न्यूट्रल होते हैं। अब जो चार्ज वो कैसे आता है, सपोज हमने ग्लास रोड की रबिंग की सिल्क क्लॉथ के साथ, दिस इज सिल्क क्लॉथ, दिस इज ग्लास रोड, ग्लास रोड न्यूट्रल थी, इस पे कोई चार्ज नहीं था। सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब हमने रबिंग की, ये कंडीशन है बिफोर रबिंग, अब जब हमने रबिंग करने के बाद जो क्लॉथ है और जो ग्लास रोड है उनको सेपरेट कर लिया, तो जो ग्लास रोड है उस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो जितना इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो आप ये कह सकते हैं जब रबिंग हुई तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास रोड से निकल के सिल्क क्लॉथ में आ गए। अब जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकले उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जितने सिल्क क्लॉथ में आया उतना ही सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। सपोज इससे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गए, तो इस पे चार्ज आया +4e, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए, तो इस पे चार्ज आया -4e। अब बात करें एक्सेस चार्ज, ये बेसिकली हम कहते हैं ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए। तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ में है। इसमें जो ग्लास रोड है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। किससे एक्सेस? प्रोटॉन। इसमें 4 जो पहले रबिंग से पहले कंडीशन क्या थी, ग्लास रोड में जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे सिल्क क्लॉथ में जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब रबिंग हुई तो रबिंग होने पे क्या हुआ, जो ग्लास रोड है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और सिल्क क्लॉथ है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट से गए तो उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चार्ज को डिफाइन करते हैं। अब चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज बेसिकली ये है,
भाई जिस जो ऑब्जेक्ट चार्ज है उस यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यदि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो मीन उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, दीज आर चार्ज पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जिस पार्टिकल पे है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, प्रोटॉन पे चार्ज +e। और ये इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये हर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनकी ये प्रॉपर्टी है, आप इलेक्ट्रॉन को कहीं भी ले जाओ, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज साथ कैरी करेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन को दूसरे ग्रह पे ले जाएं, किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जाएं, तो वहां भी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज है +e। हालांकि जो अभी रिसेंट में डिस्कवरी हुई है उसमें कुछ और पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है, दोज आर कॉल्ड क्वार्क्स। जो क्वार्क्स हैं वो मिलके प्रोटॉन बनाते हैं, और हो सकता है कि जो क्वार्क्स है उसको भी तोड़ दिया जाए, उसके अंदर कुछ और पार्टिकल मिले, लेकिन जो क्वार्क्स है उस पे पाया गया है चार्ज होता है E/3 2E/3। तो इस तरह के चार्ज जो अलग अलग टाइप के क्वार्क्स उन पे मिले, पर जो क्वार्क्स है वो कभी सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता। जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है सेपरेटली, जो स्टेबल, दैट इज प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, और जो इलेक्ट्रॉन उस पे चार्ज है -e। अब ये जिस ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो चार्ज को साथ लेके जाएंगे। तो जो चार्ज है बेसिकली वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल की, जहां जहां ये जाएंगे वो उस चार्ज को कैरी करेंगे। अब वो यदि ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यदि अनबैलेंस है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज होगा। तो यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बेसिकली ये कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक property of fundamental particles. Electric charge, it is the intrinsic property of fundamental particle which makes objects. Charge is a scalar quantity. Scalar quantity. Its SI unit is कूलम। डिनोटेड बाय C। चार्ज की और भी यूनिट्स हैं, एक है CGS, ESU। ESU mean electrostatic unit. CGS electrostatic unit which is called state coulomb. कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन भी है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम।
अच्छा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको हम हट करते हैं प्लस टी से, वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस टी माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड से जितनी मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे चार्ज की है, सेम मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसकी है। बट जो नेचर है, प्रोटॉन पे चार्ज अलग किस्म का है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अलग किस्म का है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किए थे। तो नेगेटिव साइन से आप ये मत समझना कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से, यदि हम इसमें से इसको माइनस करें और आप इस माइनस साइन को लें, माइनस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप ये मत समझना कि प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। नो, मैग्नीट्यूड सेम है। जितना चार्ज, जितनी वैल्यू चार्ज की प्रोटॉन पे है उतनी किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे है। मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर इज डिफरेंट। वो अलग किस्म का चार्ज है, अलग किस्म का चार्ज है। लेट अस डिस्कस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। First is additivity. मान लेते हैं जो बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे चार्ज इस तरह से, सपोज यहाँ पे चार्ज है प्लस Q1, इस पॉइंट पे चार्ज है माइनस Q2, यहाँ चार्ज है प्लस Q3, इस पॉइंट पे चार्ज है माइनस Q4 एंड सो ऑन। यहाँ चार्ज है प्लस Q5। Then total charge on the body is given by, let Q is the total charge and total charge is the algebraic sum of all the charges, that is Q1 plus minus Q2 plus Q3 minus Q4 plus Q3 plus minus Q4 plus Q5 and so on. This is additivity of charge. The second important property is conservation of charge. According to this property, charge can either be created, cannot be destroyed, or you can say that total charge of an isolated system remain same. Total charge on an isolated system remains same. Suppose ये सिल्क क्लॉथ,
ग्लास रोड, यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज silk road and this is glass road। तो ये सिचुएशन है बिफोर रबिंग। बिफोर रबिंग सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज है? 0। सपोज क्यू इन इज चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ 0। एंड ग्लास रोड पे कितना चार्ज है? लेट Q2 इज चार्ज ऑन ग्लास रोड, इट इज आल्सो 0। And this situation is after rubbing। After rubbing, suppose जो ग्लास रोड है उससे ग्लास रोड की जो रबिंग है वो सिल्क क्लॉथ के साथ की गई, तो क्या हुआ? ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले गए? सिल्क क्लॉथ में। मान लो जो इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में आया वो थे N, तो उसको जिस पे चार्ज आ गया प्लस Ne। इसी तरह से जो सिल्क क्लॉथ है उसमें इलेक्ट्रॉन आए N, और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आ गया -N। So before rubbing, this is isolated system। सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड का आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था? Q initial before rubbing, this is Q1 plus Q2, that is 0 plus 0 0, and after rubbing Q final is minus Ne plus Ne, it is again 0, hence charge is conserved। So this is an isolated system। So this was second property, conservation of charge। Total charge on isolated system, total charge on an isolated system remain same। There is no charge। According to this property, only integral number of electrons are transferred from one body to another on charge। Therefore, we can write Q is equal to Ne, where N is integer and E magnitude of charge on electron or proton। So therefore we can say charge on a body can be plus minus E, plus minus 2E। If 3 electrons are transferred, then plus minus 3E, plus minus 4E, and so on। We cannot have a charge like charge like 1.3E
1.7 E, 4.3 E, etc. That is, charge cannot be existed in fraction multiple of E, only integral multiple of E, because only integral number of electrons are transferred from one body to other during charging. Let us do an example. Calculate number of electrons in 1 coulomb of charge. We use Q equal to Ne, and we know Q is equal to 1 coulomb, and we know charge on electron is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. This coulomb cancel out this. After solving this, and it comes out to 1 by 1.6 10 raised to power minus 19. So n is equal to approximately 6 into 10 raised to power 80. So this much number of electrons are transferred if charge is 1 coulomb. Or if a body have charge 1 microcoulomb, then how many electrons are transferred? Because 1 microcoulomb is 10 raised to power minus 6 coulomb. Therefore, for this number of electron, n is equal to, we need to say that n1 for microcoulomb to 10 raised to power minus 6 into 6 into 10 raised to power, because 1 coulomb has 6 into 10 raised to power 18 electron. So I write this for coulomb. Solving this, number of electron comes out to 6 into 10 raised to power 12. If a body has charge 1 nanocoulomb is 10 raised to power minus 9 coulomb. So number of electrons, suppose N2, they comes out to 10 raised to power minus 9 into 6 into 10 raised to power 18. So it comes out to 6 into 10 raised to power 9.